हेलो एवरीवन। तो आज सेकेंड क्लास है जनरल नॉलेज की। और कल की क्लास में मैंने आपको सूर्य के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। और पृथ्वी के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं पृथ्वी बनी कैसे। तो पृथ्वी कैसे बनी है जानने के लिए फिर पूरा ही पढ़ लेते हैं कि सूर्य कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना। तो कल मैंने बताया था सूर्य एक तारा है। और अ, तारे का बनना और सोलर सिस्टम का बनना ये जानने के लिए पहले ज़रूरी है ये जानना कि एक तारा मरता है तो क्या होता है। एक तारा जब मरता है, ख़त्म होता है तो क्या होता है। जैसे सूर्य एक तारा है, उसके अंदर हाइड्रोजन है और वो हीलियम में बदलती रहती है, तो इसलिए इतनी सारी ऊर्जा निकलती है उससे। तो कभी तो वो हाइड्रोजन ख़त्म होगी। तो जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, वो तारा ना फूलने लगता है। वो ऐसे स्पंज की तरह फूलने लगता है। और एक दिन फूल के जब उसका पूरा ही ईंधन खत्म हो जाता है तो वो फट जाता है, तारा फट जाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम जब आसमान देखते हैं तो हमें तारे लगता है, तारे हैं वहाँ पे या तारे दिखाई देते हैं। हो सकता है वो तारे हो भी ना, वो फट के ख़त्म हो चुके हों, लेकिन उनके फटने से जो लाइट निकली वो लाइट हमारे पास अभी तक चल रही है, रास्ते में चल रही है। तो उस लाइट के चलने से हमें लगता है वहाँ कोई तारा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो तारा फट के ख़त्म हो चुका हो। तारा कब फट के ख़त्म हो जाता है, जब उसका ईंधन ख़त्म हो जाता है। तो ईंधन खत्म हो जाने पे वो ऐसा नहीं कि बुझ जाता है, जैसे हम लोग चूल्हा जलाते हैं, अगर ईंधन खत्म तो वो ठंडा पड़ जाता है, बुझ जाता है। लेकिन तारे का अलग सिस्टम है। अगर तारे का जो ईंधन है हाइड्रोजन, वो खत्म हो गया तो वो बुझने की बजाय वो साइज में बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, फट जाएगा। तो जब फटता है तारा खत्म होने पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट से क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में, और जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, उसी की बात करते हैं, तो वो खाली तो है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। अगर एक तारा फट रहा है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स में बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, धूमकेतु हैं, उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ऐसे कुछ ना कुछ है। इसके अलावा जैसे मैंने कल आपको बताया था, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, एक धुंध की चादर मान लो। तो धुंध कैसे बनती है, धूल कण, और जो एस्टेरॉयड बेल्ट की धुंध है वो मीटेरॉइड्स, मिनरल्स, वाष्पकण, जल, नमक, इनसे बने हुए हैं, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों से बने हुए हैं। तो उस बेल्ट में अगर, तो ऐसा कैसे हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ इस पे जानते हैं कि जैसे एक, मैंने बताया सूर्य का ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो फट जाएगा, क्योंकि वो एक तारा ऐसे ही खत्म होता है, ऐसे ही डेथ होती है एक तारे की। तो सोलर सिस्टम जहाँ पे अभी है वहाँ पर पहले धुंध का ऐसा ही बादल था जैसा कि हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच। तो वो धुंध का बादल था और उसके पास में एक तारा था। वो तारा जब उसका ईंधन खत्म हो गया तो वो फटा। फटा तो ऐसे जैसे कि परमाणु बम फटता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ये समझो कि अगर आपके पास कोई बम है जो दिवाली पे चलाते हैं, वो अगर आपने धूल में रख दिया, धूल मिट्टी जहाँ पे हो वहाँ रख के फोड़ दिया, तो क्या होगा कि धूल मिट्टी उसके फटने से, उसके दबाव से, जो फटने से जो दबाव उत्पन्न होगा, वो धूल मिट्टी उड़ जाएगी, थोड़ी दूर हो जाएगी और एक सर्कल सा बन जाएगा। धूल मिट्टी एक सर्कल में उड़ जाएगी इधर उधर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से जब वो तारा फटा तो जो धुंध का बादल था उस पर दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने की वजह से उसमें, क्योंकि वो दबाव बहुत हम ये धरती पे जो दबाव है बहुत छोटे छोटे हैं, तारे का फटने का दबाव बहुत ही असीमित होता है। तो उस दबाव से जो धुंध में जो धुंध के कण थे, मिनरल्स थे, वो चिपक गए। चिपकने की वजह से कुछ धूमकेतु बन गए, कुछ क्षुद्र ग्रह बन गए। और उसमें होता क्या, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे जब दबाव पड़ता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। जैसे पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है।
इसीलिए कोई चीज़ अगर छत से डालो तो नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती है, धरती खींचती है चीज़ों को। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये भी होते हैं उस धुंध में। तो वो बहुत दबाव में ग्रेविटेशनल पुल पैदा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण पैदा करते हैं। तो उस गुरुत्वाकर्षण में क्या, उस धुंध के जो कण थे वो चिपक चिपक के मीटेरोइड्स बन गए, थोड़े बड़े बड़े हो गए, तो उनको वो अपनी तरफ खींचने लग गया। तो एक ग्रेविटेशनल पुल उनको अपनी तरफ खींच रहा, गुरुत्वाकर्षण, दूसरा धमाके की दबाव से वो बाहर की तरफ भाग रहे। तो इन दोनों चीज़ों के बैलेंस करने में वो क्या हुआ कि वो घूमने लगे एक सर्कल में। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाती हूँ। आप रस्सी में एक पत्थर बांध लो और पत्थर को ऐसे 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 से घुमाओ तो वो गोल गोल घूमेगा, ठीक है, गोल गोल घूमेगा। अगर आप उसको घुमाना बंद कर देते हैं तो वो गिर जाएगा, पत्थर आपके हाथ के नीचे रस्सी के सारे लटक जाएगा। और अगर वो छोड़ देते हैं तो वो भाग जाएगा। तो घूमने की वजह से और पकड़े रहने की वजह से वो एक सर्कल में घूम रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जब वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बंधे हुए थे वो सारे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, और घूमने की वजह से वो उससे चिपक नहीं रहे थे, वो लगातार अपनी कक्षा में घूम रहे थे। तो लेकिन प्रेशर, गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पर एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में ही, हाँ, ये हुआ कैसे विस्फोट, कि जैसे बीच में मान लो चुंबक रखी है, आप एक चुंबक रखो और उसके आसपास छोटी मोटी लोहे की कीलें रख दो और एक बड़ा सा 1 किलो का लोहे का वाट रख दो या फिर और भी बड़ा लोहे की कोई चीज़ रख दो। तो चुंबक क्या करेगी, जितनी उसकी ताकत होगी उतनी चीज़ों को तो अपने में चिपका लेगी, लेकिन बाकी चीज़ों को तो नहीं चिपका पाएगी, है ना। जो हल्की चीज़ें होंगी उनको खींच लेगी। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल का था। उस धुंध के बीचों बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ, उसने हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लिया। अब हल्की हल्की क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, ये हल्की गैसेस होती हैं, ये हल्के एलिमेंट्स हैं, उसको तो उसने ऐसे अपने में खींच लिया। लेकिन जो बाहरी बाहरी ग्रह बन गए, अभी ग्रह बने नहीं, क्षुद्र ग्रह, मीटेरॉइड्स बन गए, तो उनको उसने खींच नहीं पाया, तो वो घूमते रहे। लेकिन हल्की हल्की हाइड्रोजन गैस को उसने खींच लिया और बहुत दबाव था। उस जो तारा फूटा था उसका बहुत दबाव था अभी तक। तो उस दबाव की वजह से हाइड्रोजन हीलियम के मिलने से एक हुआ विस्फोट, और उस विस्फोट में ही सूर्य का जन्म हुआ, अपने सूरज का जन्म हुआ। और उस जन्म में जो चीज़ें, जो बीच में हिस्सा रह गया वो सूर्य, और जो इधर उधर बिखर गया उससे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह बन गए, कोई ग्रह बन गए। तो मेन जो 4 ग्रह उस टाइम बने सॉलिड बॉडी वाले, वो थे यही बुध, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी और मंगल, ये 4 बने। और जो धुंध थी वो थोड़ी बाहर की तरफ भाग गई, तो बाहर की तरफ भागने से वो एस्टेरॉयड बेल्ट बन गई, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट बन गई। अब सुनो, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो, उसमें छोटे छोटे उल्का हैं, मेटेरॉइड्स हैं, धूमकेतु हैं, पिंड हैं छोटे छोटे। तो जो मंगल ग्रह है वो कंपैरेटिवली बड़ा है, तो वो क्या करता है, वो खींचता रहता है वो उल्का पिंड के, क्योंकि इस यूनिवर्स में मास के हिसाब से, वजन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जिस चीज़ में जितना मास है, जो जितना भारी है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा होगा। तो मंगल ग्रह बड़ा है धूमकेतु और उल्का पिंडों के कंपैरिजन में। तो ये क्या करता है कि ये उनको खींच लेता है। तो मंगल ग्रह के बाहर जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, उसमें जो उल्का हैं उनको ये खींचता है, मंगल ग्रह खींच लेता है। तो क्या, वैसे वो जो उल्का बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लेकिन जब उसको कोई चीज़ खींचती है तो वो अपना रास्ता बदल देते हैं। वो चारों तरफ चक्कर न लगाने के बजाय मंगल ग्रह की तरफ आने लगते हैं। तब तक मंगल ग्रह आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुद भी चल रहा है, खुद ही सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो वो जो उल्का पिंड है वो मंगल ग्रह के रास्ता पार करके पृथ्वी पे आने लगता है, पृथ्वी पे आने लगता है, आज तक आता है। आज न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि उल्का पिंड आके टकराया, या उल्का पिंड अब धरती पे आने वाला है। लेकिन आजकल जो उल्का पिंड है बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचा पाते। पहले के उल्का पिंड की अलग कहानी है। आज के उल्का पिंड धरती में घुसते हैं, लेकिन धरती में जो हवा है धरती के चारों तरफ, उस हवा से जल जाते हैं।
आप विश्वास करेंगे? हवा से जल सकता है कोई? जल सकता है। आप जैसे अपने हाथ कस के रगड़ो, एक दूसरे में हथेली रगड़ते हो तो हथेली गर्म हो जाती है ऐसे, कहेगा कस के थप्पड़ मार दिया तो गाल गर्म हो गया, कान गर्म हो गया। तो कस के हाथ रगड़ो एक दूसरे में तो भी हाथ कितने गर्म हो जाते हैं। तो जो रगड़ है उस रगड़ से गर्मी पैदा होती है। और जहाँ ये जो उल्का पिंड है, उल्का, ये बाहर से जब आते हैं तो धरती की जो हवा है उससे रगड़ते हैं। हवा से भी रगड़ होती है। कैसे? आप जैसे जैसे ट्रेन में आप हाथ बाहर करो, करना नहीं चाहिए कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। अगर आप हाथ बाहर करो चलती बहुत तेज ट्रेन में, तो आपको हवा की जो रफ्तार है वो महसूस होगी, हवा की रफ्तार महसूस होगी। तो यही जब कोई उल्का बाहर से आता है तो बहुत ज़्यादा रफ्तार से आता है, तो उस रफ्तार की वजह से उसको हवा का घर्षण महसूस होता है, हवा का फ्रिक्शन, और जिससे उसमें आग लग जाती है। और आग लगने की वजह से वो ज़्यादातर उल्का पिंड धरती पर आते आते ख़त्म हो जाते हैं। आग लगने की वजह से जल गए या कई सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं। पर धरती पे जो आज हवा है, जो वायुमंडल, वो हमेशा नहीं था। जब सूरज से ऐसे विस्फोट होकर चीज़ें निकली, जो मैं अभी शुरू से बता रही हूँ, तो उस टाइम धरती बहुत गर्म थी, जैसे सूरज गर्म है ऐसे गर्म था, ऐसे गर्म था। तो इस पे हवा होने का मतलब ही नहीं था। ये लावा की तरह थी, गोल 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 गोल। हाँ, घूमते घूमते कोई चीज़ गोल ही बन जाती है। क्यों होते हैं प्लैनेट्स, सारे ग्रह गोल? क्योंकि आप ना कुम्हार की वो देखो, कुम्हार दिए बनाता है, सुराही बनाता है, वो चाक ऐसे घूमता है, सारी चीज़ें गोल ही बनती जाती हैं। तो घूमने की वजह से चीज़ों अपने आप शेप में आ जाती हैं गोल। तो क्या है कि अर्थ उस टाइम पे एकदम गर्म लावा थी, और जो मंगल ग्रह के उस तरफ एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसकी तरफ से एक उल्कापिंड आते थे। तो ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं कि मंगल और उसके बीच में एक ऐसा क्षुद्र ग्रह था, थिया, थिया नाम था उसका। वो उस पे भी उल्कापिंड टकरा रहे थे और अर्थ पे भी टकरा रहे थे, और एक टाइम दोनों पास पास आ गए, क्योंकि तो दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल था। तो ये थिया जो था ये धरती से टकरा गया और धरती में एक विस्फोट हो गया। जलती हुई धरती थी तब। विस्फोट होने की वजह से क्या हुआ कि धरती के टुकड़े कई हो गए, छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए। तो उसमें से एक टुकड़ा घूमते 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 चंद्रमा बन गया, जो हमारा उपग्रह है। और धरती वापस अपने गोल शेप में, जितना बिखरना था बिखर गया, बाकी अपना गोल शेप में आ गई। तो जब ये गोल शेप में आ गई धरती, तो मैंने बताया एस्टेरॉयड बेल्ट से उल्का आते ही रहते हैं। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आते, अभी भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बट अभी जल के ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर। तो आते, बरसात होती थी धरती पे। उल्का पिंड हैं क्या? उल्का पिंड में मेनली पानी, अलग अलग तरह की मिट्टी मतलब मिनरल्स, तरह तरह के नमक, ये चीज़ें होती हैं मेनली। तो जब उल्का पिंड धरती पे टकराते, अच्छा, विस्फोट के कई करोड़ साल बाद विस्फोट की जो गर्मी थी वो भी कम हुई, तो धीमे धीमे धरती ठंडी भी हो रही थी और उल्कापिंड आके गिर भी रहे थे। तो उल्कापिंड जहाँ जहाँ पे टकराते हैं, आज भी जहाँ टकराते हैं, वहाँ पे बड़े से गड्ढे हो जाते हैं, बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें क्रेटर बोलते हैं। जहाँ पे उल्कापिंड आके गड्ढे कर देते हैं उनको क्रेटर बोलते हैं। तो वो अपने साथ पानी लाते थे, और ये करोड़ों साल तक ये बारिश चलती रही उल्कापिंडों की धरती पे, और उसकी वजह से धरती पर पानी भर गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कहीं कोई धरती नहीं, सिर्फ पानी का गोला। इमेजिन, सिर्फ पानी का गोला। जैसे मैंने कल आपको, बृहस्पति सिर्फ गैस का गोला है, शनि सिर्फ गैस का गोला है, ठीक वैसे पानी, अंदर तो लावा है लेकिन बाहर सिर्फ पानी का गोला धरती। तो क्योंकि अंदर लावा इतना गर्म था, बहुत गर्मी थी, पर ऊपर भर गया पानी, तो वो गर्मी निकले कैसे? तो वो ज्वालामुखी फूट के गर्मी निकलती थी। ज्वालामुखी फूटने से क्या होता है कि अंदर का जो लावा है, लावा क्या होता है, पिघली हुई धातुएं हैं, आयरन है, जिंक है पिघला हुआ, वो मिनरल्स वो पिघल पिघल के ज्वालामुखी फट के बाहर आने लग गए। जब वो बाहर आने लग गए तो उस हीट में और उस पानी की वजह से सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। इसको ध्यान से सुनो, सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं, जो हम अपनी, उनमें ज़िंदगी होती है,
जैसे आपने नाइन्थ वगैरह में पढ़ा होगा, पैरामीशियम, अमीबा, लाइफ होती है उनमें, लेकिन वो इतने छोटे जीव होते हैं कि हम अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते। ओके, तो सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। वो सूक्ष्म जीव मिनरल्स और धूप के सहारे जिंदा थे। पानी के अंदर भी धूप जाती है, तो वो बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करते थे, बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ते थे। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे वो बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ते थे। तो वो बहुत सारी ऑक्सीजन ज़मीन पे बढ़ने लगी, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होने लगी। और उधर जो ज्वालामुखी के फटने से बाहर बाहर लावा आ रहा था, आयरन जमा हो रहा था, लोहा, वो, और भाप की कंडीशन में पानी भी पहुंच रहा था गर्मी से, और ये सूक्ष्म जीव बहुत सारी ऑक्सीजन दे रहे थे। तो आपको मैंने कल बताया था कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, यानी कि जो आपकी वो होती है ना, जंग लग जाती है लोहे में, लोहे की कील पे जंग लग जाती है, वो वहाँ पे है, इसलिए वो लाल दिखता है। तो ऐसे ही धरती पे जब आयरन निकला ज्वालामुखी के उससे लावा से, और ऑक्सीजन दे दी सूक्ष्म जीवों ने, तो आयरन ऑक्साइड बनना शुरू हो गया। और एक टाइम ऐसा आया था कि धरती पूरी लाल लाल दिखने लगी थी आयरन ऑक्साइड की वजह से, जैसा आज मंगल ग्रह दिखता है। तो देखो, पहले लावा थी धरती, फिर उल्का पिंडों की वजह से पानी भर गया, पूरी पानी हो गई धरती, सिर्फ पानी पानी चारों तरफ, फिर लाल पूरी, रेड प्लेनेट, रेड आयरन ऑक्साइड की वजह से। अच्छा, आयरन ऑक्साइड की जब प्लेट्स जमना शुरू हो गई, तो अंदर हीट तो थी, ऊपर ठंडा ठंडा हो रहा पानी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, अंदर हीट, तो वो फटना शुरू हो गया। अभी जैसे पपड़ी फट जाती है, वैसे फटना शुरू हो गई धरती, ऊपर उसकी जो लेयर है, सरफेस है, वो फट गई जब धरती की लेयर। तो उसके अंदर से लावा, आप ऐसे समझ लो जमीन फटे और अंदर नदियां बह रही हों, गरम गरम पिघले हुए लोहे की, लोहा देखा है गरम, और वो पिघल और जाए तो कैसी धुंध और भाप उड़ रही होगी, भयानक गर्मी, वैसी जमीन फटके अंदर से वो लावा दिखने लग गया। तो वो क्या है लावा, वो एक तरह से ईंधन ही जल रहा है अंदर। जब भी कोई ईंधन जलता है, कोई भी ईंधन, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, हमारा खाना भी ईंधन है हमारे लिए, ये कुछ भी जलता है, खाना अंदर जाके जलता है, इसको पचना बोलते हैं। कोई भी ईंधन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़मीन फटने से निकली और बहुत बड़ी अमाउंट में निकली। तो जब इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकली, तो सब तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गई धरती के चारों तरफ। उसकी वजह से एसिड रेन हुई। आपको अभी कहा जाता है कि पहली दूसरी बारिश में मत नहाओ, क्योंकि जो बारिश है वो अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन है। क्यों? क्योंकि हवा में तरह तरह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर वो कार्बोनिक एसिड वगैरह बनाती है, जिससे अम्ल बन जाता है और अम्ल की बारिश होती है, जो कि स्किन के लिए ठीक नहीं है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा लावा से निकला हुआ था, फटे हुए धरती से, तो उससे एसिड रेन हुई। उससे क्या हुआ, ध्यान से सुनना, धरती अभी 2-3 रूप बदल चुकी है। लावा से पूरी पानी की धरती, पूरी पानी से पूरी लाल धरती, आयरन ऑक्साइड। अब सुनो, जब आयरन ऑक्साइड से फटी प्लेट्स जमीनों की, उसके बाद लावा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उससे होती है रेन, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। फिर जो हुआ वो बहुत ही, कैसे बताएं, अजीब सा, अजीब भी लगता है, डरावना भी लगता है, कि पूरी धरती पे ठंड, एकदम ठंडी हो गई धरती। इतनी ठंडी हो गई कि बर्फ जम गई पूरी धरती पे। जो पूरा पानी था वो पूरा सफ़ेद बर्फ, पूरी धरती क्या बन गई, एक बर्फ का गोला, सफ़ेद बर्फ का गोला, जिसे कि हिमयुग कहते हैं। उसके बाद उस हिमयुग में ऊपर ऊपर तो ठंडी बर्फ, सूरज की किरणें भी आएँ तो सफ़ेद होने की वजह से तुरंत वापस चली जाएं, हीट नहीं अंदर जा रही, बर्फ़ पिघल नहीं रही। लेकिन धरती के अंदर तो लावा है, ऊपर ऊपर जो करते रहो करते रहो, आज भी धरती की कोर में अंदर लावा ही है और बहुत हीट है। आज भी धरती पे ज्वालामुखी फटती हैं,
लेकिन अब कम हो गई हैं। तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा हीट थी। आज से धरती बनी है 450 करोड़ साल पहले, तो 350 करोड़ साल पहले के आसपास की बात है। हिम युग आया था, आइस एज, पूरी धरती बर्फ की। अब सुनो, जब पूरी धरती बर्फ की हो गई तो जो सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन दे रहे थे वो ज़्यादातर मर गए, बट कुछ बच गए, कुछ बच गए। अगर सारे ही मर जाते तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ती। आप यहाँ से सीखना, क्या सीखने को मिलता, कुछ बच गए। तो सूक्ष्म जीव जब बच गए, अच्छा हाँ, अंदर लावा है तो फिर से ज्वालामुखी फूटी, फिर से ज्वालामुखी फूटी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, फिर से एसिड रेन, फिर से गर्मी आनी शुरू हुई। तो जब फिर से गर्मी आनी शुरू हुई तो जो सूक्ष्म जीव थोड़े से बच गए थे, उन्होंने ये देखा, ये करोड़ों साल की बात है, ये 1-2 साल की बात नहीं, करोड़ों साल में धीमे धीमे हुआ है। तो जब किसी भी जीव जंतु पर मुसीबत पड़ती है प्रकृति की तरफ से कि इस चीज़ से हम लोग मर जाते हैं, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी अपने आप को बदलती है और अपने आप को ढालती है कि हम जिंदा बने रहें। तो सूक्ष्म जीवों ने देखा कि हाँ, वो ऑक्सीजन बढ़ने से मर जाते थे सूक्ष्म जीव, तो उन्होंने अपने आप को ऑक्सीजन के हिसाब से बनाया और अपने आप को मजबूत करने लगे कि हाँ, ऑक्सीजन से भी खुद को मजबूत कर पाएँ सूक्ष्म जीव। तो वो सूक्ष्म जीव धीमे धीमे मजबूत होने लगे। पर ये प्रोसीजर कई बार हुआ कि जब लावा फटे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े तो अम्ल की बारिश होती थी और हिमयुग आ जाता था। फिर हिमयुग होता था लेकिन अंदर लावा आया तो फिर ज्वालामुखी फटती थी और फिर से थोड़ी गर्मी होती थी और सूक्ष्म जीव नए तरीके के आते थे और फिर से लावा से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब ये प्रोसीजर कई बार, हिमयुग, नॉर्मल टाइम, हिमयुग, फिर नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम पे क्या होता था कि पहले सूक्ष्म जीव, फिर धीमे धीमे समुद्र में छोटे छोटे पेड़ पौधे, समुद्री पौधे बनने शुरू हुए। समुद्री पौधों के बाद तब तक ये जो लावा फटता रहता था, इससे पानी पानी सब तरफ था। तो फिर थोड़ी थोड़ी ज़मीन की परत बनना शुरू हो गई, जैसे अभी हम रहते हैं। अभी तो ये सॉफ्ट, थोड़ी मिट्टी सॉफ्ट है, पर पहले बहुत हार्ड, लेकिन परत बनना शुरू हो गई थी, सतह बनना शुरू हो गई थी। तो समुद्र भी बन रहे थे क्योंकि पानी था, तो समुद्र में पौधे थे। समुद्री पौधों के बाद जब जमीन पे, हाँ, इतने करोड़ सालों में धीमे धीमे धरती का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हुआ, तो धरती पे भी पौधे उगना शुरू हुए सतह पे। सबसे पहले समुद्र में पौधे थे, फिर उसके बाद धरती पर भी पौधे उगना शुरू हुए। तो सबसे पहला पौधा था मोसोर्स, जो धरती पे उगा था, सतह पे, धरती की सतह पे उगा था। तो इस सब प्रोसीजर में जब सूक्ष्म जीव बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज करते थे, तो उस ऑक्सीजन से धरती पे वातावरण बनने लगा था, वरना पहले हवा नहीं थी धरती पे। तो जब वातावरण बनने लगा तो ऑक्सीजन की ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से ओजोन लेयर बनने लगी। ओजोन लेयर आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो हमारी रक्षा करती है परावैंगनी किरणों से, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं। तो इस सारे प्रोसीजर में जब धरती पे पेड़ उगे, मोसोर्स पहला पौधा था, फिर पेड़ और उगने लगे, लेकिन उस बीच में हिमयुग और नॉर्मल युग चलता रहा, बार बार हिमयुग आता रहा, ज्वालामुखी फटते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहा। तो इसी बीच में छोटे छोटे समुद्री जीव बनना शुरू हो गए। सूक्ष्म जीवों की जगह उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। तो मछली की फॉर्म में समुद्री जीव से जीवन शुरुआत हुआ जीवों में। फिर वो आगे करके धीमे धीमे समुद्र से बाहर निकलने लग गए, ज़मीन पे आना शुरू हो गए। जब ज़मीन पे आना शुरू हो गए और कई कई करोड़ साल में उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया, पेड़ पौधे खाना शुरू किए, तो वो डायनासोर में कन्वर्ट हुए। और डायनासोर ने ज़मीन पे करीब करीब 20 से 30 करोड़ साल डायनासोर रहे। डायनासोर अपने आप को इतना मजबूत बना चुके थे कि वो ज़मीन पे भी चल सकते थे, पानी में भी रह सकते थे, उड़ भी सकते थे। डायनासोर उड़ भी सकते थे। लेकिन उसी बीच एक घटना हुई और डायनासोर ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हुए? तो जैसे मैंने बताया कि उल्का पिंड आते रहते थे, धरती पे टकराते रहते थे, आज भी टकराते हैं। तो डायनासोर के टाइम पे क्या हुआ
कि एक माउंट एवरेस्ट के बराबर का उल्का पिंड धरती पे टकराया। आई थिंक इजिप्टा नाम था उसका, उल्का पिंड का। वो अभी जो मैक्सिको है, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, वहाँ पे टकराया। तो उसके टकराने से इतना भयानक विस्फोट हुआ, 10 हाइड्रोजन बम की एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी निकली उससे। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसके साथ साथ धरती पे भयानक भूकंप आया। आज की डेट पे कहते हैं 7 पे रहा भूकंप की तीव्रता, 6 पे रही। 7 बहुत ज़्यादा हो जाती है, 3 भी होती तो पता चलती है। तब 10 का आया था, 10 इकाई का आया था, जिसे रिक्टर स्केल कहते हैं। उस पर 10 का भूकंप आया था इजिप्टा के गिरने से। तो उसके गिरने से इतना भयानक आग निकली, धरती पे विस्फोट हुआ कि डायनासोर ख़त्म हो गए। पहले तो हवा में ही जल गए, क्योंकि वो जब उल्कापिंड आता है तो हवा में जलने लगता है। तो हवा में जितने थे हवा में ख़त्म कर दिए उसने डायनासोर। धरती पे गिरा तो भूकंप से कुछ मर गए। समुद्र के किनारे क्योंकि ये गिरा था तो सुनामी भी आई, तो सुनामी की वजह से भी बहुत सारे डायनासोर मर गए। और उससे भी ज़्यादा दुखद तरीके से मरे ऐसे कि उसके गिरने से इतने ज़्यादा धुएं के बादल छा गए जो कई साल तक बने रहे। और उस धुएं में दम घुट के डायनासोर्स मर गए, पेड़ पौधे जल गए, उतनी आग में तबाही आ गई थी धरती पे। उसमें जो बचे वो कौन से बचे थे? जैसे चूहे वगैरह थे, जो मिट्टी में, चूहे वाली प्रजाति के जितने जंतु थे जो मिट्टी में रहते थे वो बच गए थे। वो उससे ऊपर, जब भी कहते हैं जंगल में आग लगती है तो चूहा बचता है, तो चूहे जो मिट्टी में रहने वाले जंतु थे वो बच गए थे। फिर उस एज के गुजर जाने के बाद धीमे 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 चूहे की प्रजाति ने अपने आप को आगे चल के, मिट्टी में रहने वाली प्रजातियों ने अपने आप को आगे चल के डेवलप किया। तो ये 27 मिनट की वीडियो हो गई है। मैं अभी आपको धरती की फॉर्मेशन ही बता रही हूँ, थोड़ा और शॉर्ट में बताते हैं कि पहले सिर्फ ये जो धरती की जो ऊपर परत बनना शुरू हो गई थी, ज्वालामुखी फटते 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 पहले सिर्फ पानी था, फिर धीमे 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 परत बनना शुरू हो गई, तो एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे कि बेंजिया महाद्वीप कहते हैं। बेंजिया महाद्वीप जो था पहले एक की जगह सारा था, लेकिन फिर बाद में ये टूट टूट के जो आज की कंडीशन है वैसे अभी बना, और अभी ये और बदलेगा। अभी जहाँ पे इंडिया है, जहाँ पे अमेरिका, ये बाद में कहीं ना कहीं और बदल जाएंगी। धरती की जो स्थल है और जो जल है हमेशा एक जगह नहीं रहता। तो अब उसमें एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम उन जीव जंतुओं से बने हैं जो ज़मीन में, मिट्टी में छुप गए थे जिस टाइम डायनासोर मरे, तो उस टाइम तो वो आगे चल में उन्होंने, जब वो बाहर आए खुले में, जब पेड़ पौधों का दोबारा जन्म हुआ तो वो बंदरों में डेवलप हुए। और ये एक दिन में नहीं हुआ। आप सोचते हैं मछली से चूहा, चूहा से बंदर, कैसे? ये करोड़ों करोड़ों साल में अपने आप को, हम भी जैसे आज दिखते हैं वैसे तो नहीं थे, पहले हम बंदर ही थे, तो ये करोड़ों साल में फिर बंदरों में डेवलप हुए। बंदरों से फिर वो कपी में डेवलप हुए, यानी एप कहते हैं। फिर वो आदिमानव होमो सेपियंस उसमें डेवलप हुए। तो ये अफ्रीका में शुरुआत, पहले जो डेवलपमेंट हुआ था वो अफ्रीका के जंगलों में हुआ था। अफ्रीका के जंगलों में क्या हुआ कि किलिमंजारो के जो पहाड़ हैं, जो ये भूकंप आया था इजिप्टा के गिरने से, उससे क्या हुआ कि वो बहुत ऊंचे पहाड़ बन गए। टकराएंगी धरती की प्लेट्स, तो वो टक्कर की वजह से, जैसे कपड़ा है, कपड़े को ऐसे आप इकट्ठा कर दो तो बीच में उड़ जाता है, ऐसे ही टकराने से, धरती की प्लेट्स के टकराने से ही पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय भी ऐसे ही बना है टक्कर से। तो अफ्रीका में किलिमंजारो के जो पर्वत हैं वो इतने ऊंचे हो गए थे कि पूरब की तरफ से आने वाली जो बरसात है वो पहुंची ही नहीं पश्चिम में, तो वहाँ पे सहारा का रेगिस्तान बन गया। तो उस रेगिस्तान में उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सहारा का ही है। तो वहाँ पे जब उन बंदरों को कुछ खाने के लिए नहीं बचा तो वो धरती के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे और नए नए तरीके खोजने लगे कि कैसे खाना मिले। तो वहाँ अफ्रीका से ही निकल के ये सारे जो कप्पी हैं वो अलग अलग जगह पे गए हैं, ऐसी ही थ्योरी बताती है। और वो आगे चल के होमो सेपियंस में डेवलप हुए और वही आगे चल के हम मानव बने हैं।
तो अभी ये 30 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो सारी चीज़ें बता पाना, अगर बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन मैं आपको थोड़ी हिंट देती हूँ कि धरती का बनना मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, आप थोड़ा और पढ़ो। उसके अलावा धरती की शेप कैसी है, एकदम गोल नहीं है, बॉल की तरह गोल नहीं है, संतरे की तरह गोल है, यानी कि चपटी हुई है ध्रुवों से। जैसे संतरा ऐसे ऐसे गोल होता है तो इधर थोड़ा चपटा होता है, इधर थोड़ा चपटा होता है। और उस पर धरती के चारों तरफ जैसे मैंने बताया वायुमंडल बना, तो वायुमंडल की कितनी परतें हुई आप वो पढ़ लो। मिट्टी जो है धरती की ऊपरी परत वो किस किस से बनी हुई वो पढ़ो। धरती को कोर, मेंटल और ऊपर के जो क्रस्ट है इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो ये किस किस से बने ये पढ़ो। और मून, अभी तो मून पढ़ाना रह गया, अभी मून पे भी जाएंगे। तो तब तक के लिए आप मून अर्थ से कितनी दूर है, मून पे एक दिन मून का जो एक रोटेशन है वो कितने टाइम में होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। वायुमंडल पढ़ो, और धरती पे कितने महाद्वीप हैं, धरती के जो रफ चीज़ें हैं वो आप पढ़ो। फिर कल हम किसी और टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।